हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूँ आप सबको पर। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित की पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 1 में अध्याय 2 संबंध एवं फलन। आज भाग 5 में बच्चों हम इस अध्याय की अभ्यास प्रश्नमाला को हल करेंगे। हमेशा की तरह आप अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा बच्चों। हर एक प्रश्न के हल को ध्यान से समझिएगा, उसे नोट कर लीजिएगा और बाद में बिना देखे एक बार फिर से हल कीजिएगा बच्चों। हर एक प्रश्न को दोहराइएगा, हल करके देखिएगा, अभ्यास अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा बच्चों। प्रश्न संख्या 1 देखिए। प्रश्न संख्या 1 में आपको दिया है समुच्चय ए में अवयवों की संख्या है ए बी सी और समुच्चय बी में अवयव है 2 और 3। हमसे पूछा गया है ए से बी पर के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे देखिए। हल में आप लिखिएगा, क्योंकि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है? समुच्चय ए में अवयवों की संख्या है बच्चों 3 तथा समुच्चय बी में अवयवों की संख्या कितनी है? बी में अवयवों की संख्या कितनी है? 2। अतः बच्चों ए क्रॉस बी, ए और बी के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 3 गुणा 2 यानी कि 6। क्यों हो जाएगी? क्योंकि बच्चों आपको पता है ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या होती है? ए के अवयवों की संख्या गुणा बी के अवयवों की संख्या। इसलिए आप ए क्रॉस बी के अवयवों की संख्या निकाल लेंगे 6। क्यों निकाल रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा बच्चों। देखिए, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या निकाल ली, फिर आप लिखेंगे क्योंकि यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी हो? ए में अवयवों की संख्या हो पी, तब तब बच्चों हमें पता है ए के ए के उप समुच्चयों की संख्या। ए के उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है? ए के उप समुच्चयों की संख्या वो होती है 2 की घात पी। अतः बच्चों हम निकालेंगे ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या। हम निकालेंगे ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या। वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 2 की घात 6 यानी कि 64। ये मैंने क्यों किया बच्चों? देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप। आपको ए से बी पर के संबंधों की संख्या बतानी है। और संबंध किसे कहते हैं? संबंध बच्चों ए क्रॉस बी के, ए क्रॉस बी का कोई भी उपसमुच्चय आर क्या कहलाता है? ए से बी में संबंध कहलाता है। तो पहले मुझे ए क्रॉस बी के अवयवों की संख्या प्राप्त होनी चाहिए थी, ताकि मैं इसके उपसमुच्चयों की संख्या बता सकूं। जितने इसके उपसमुच्चय होंगे बच्चों, उतने ही तो ए से बी में संबंध होंगे। इसीलिए मैंने पहले ए क्रॉस बी के अवयवों की संख्या निकाली, उसके बाद ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या निकाली और अंत में हम लिख देंगे अतः ए से बी पर के उपसमुच्चयों नहीं बच्चों, संबंधों की संख्या। क्या लिखेंगे? संबंधों की संख्या। संबंधों की संख्या कितनी लिख देंगे? 64 लिख देंगे। तो ये हो गया आंसर पहले प्रश्न का। इस तरीके से आप उत्तर कर सकते हैं। बस सीधी सी बात थी कि अगर आपको संबंधों की संख्या बतानी है तो आपको बताना होगा ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या। ए में अवयवों की संख्या 3, बी में अवयवों की संख्या 2, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या 6। क्योंकि बच्चों अगर समुच्चय में अवयव है पी, तो उप समुच्चयों की संख्या होती है 2 की घात पी। इसलिए ए क्रॉस बी की उप समुच्चयों की संख्या हो जाएगी 2 की घात 6, यानी कि बच्चों कितनी? 64। यानी कि संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 64 हो जाएगी। इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर लीजिएगा। और फिर देखिए बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। यहां दिया है समुच्चय ए के अवयव है 7, 8 और 9। समुच्चय बी में अवयव है 9, 10 और 11 तथा सी में अवयव है 11, 12 और 13। हमें कहा गया है सत्यापित कीजिए कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। तो कैसे सत्यापित करेंगे बच्चों? देखिए, हल में आप लिख लीजिए, हल में आप लिख लीजिए यहां ए बी और सी लिख लीजिए। ए बराबर तो कितना है? समुच्चय है 7, 8 और 9 का।
बी बराबर क्या है बच्चों, बी है 9, 10 और 11 तथा सी बराबर क्या है, सी है आपके पास में 11, 12 और 13। इसलिए बच्चों बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का सर्वनिष्ठ क्या होगा, कॉमन देखिए बी और सी में कौन है, 11 है। और यहां से फिर आप ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी कर सकते हैं। ए के अवयवों का कार्तीय गुणन कीजिए बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ये आपको मिलेगा देखो 7,11, 8,11 और 9,11। ये हो गया कार्तीय गुणन। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी तो आपने पता कर लिया, एलएचएस तो आपने पता कर लिया बच्चों। अब आरएचएस में देखो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। यहां देखिए अब ए क्रॉस बी, ए और बी का कार्तीय गुणन देखिए तो यह जाएगा 7 के साथ 9, 7,10, 7,11। पहले 7 के साथ आगे के अवयवों का क्या बना लेंगे, क्रमित युग्म बना लेंगे, फिर 8 के साथ और फिर बच्चों 9 के साथ। तो 8 के साथ 9, 8,10, 8,11 और बच्चों 9,9, 9,10 और 9,11। ये हो जाएगा ए क्रॉस बी। और बच्चों ए क्रॉस सी निकालिए। अब ए क्रॉस सी, ए के अवयव सी के अवयवों के साथ, तो 7,11, 7,11, 7,12 है ना, 7,13। ऐसे ही फिर 8 के साथ 8,11, 8,12, 8,13 और बच्चों ऐसे ही फिर किसके साथ, 9 के साथ देखिएगा, ऐसे ही 9 के साथ क्रमित युग्म बना लीजिए 11, 12 और 13 का, तो यह जाएगा 9,11, 9,12 और बच्चों 9,13। तो यह आ जाएगा आपके पास ए क्रॉस सी। हमें क्या चाहिए, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन चाहिए। तो इनमें उभयनिष्ठ देखिए, देखिए बच्चों 7,11, 7,11 उभयनिष्ठ है, 7,11। फिर 8,11, 8,11, 8,11, 9,11 और 9,11। तो ये तीन अवयव क्या है, इन दोनों में उभयनिष्ठ है। इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी ये हो जाएगा 7,11, 8,11 और 9,11। ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा इन दोनों का। और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में भी यही आए थे। इसलिए बच्चों हम लिख देंगे अतः ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। आप कह सकते हैं कि क्रॉस और इंटरसेक्शन कार्तीय गुणन को इंटरसेक्शन पे क्या कर सकते हैं, बंटनता नियम से बंटित कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बच्चों। देखो ए क्रॉस बी फिर इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है ना। जैसे हम गुणा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना प्लस और माइनस पे, वैसे ही हम कार्तीय गुणन को भी इंटरसेक्शन पर क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न संख्या 2 का भाग ए सत्यापित कर देना बच्चों, ठीक है। फिर देखिए बच्चों इसी का भाग 2, भाग 2 में आपको सत्यापित करना है ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो इसे भी सत्यापित करेंगे। पहले देखिए हल में आप लिख लीजिए ए, ए में कौन है 7, 8, 9। बी में कौन है बच्चों, बी समुच्चय में है 9, 10 और 11 तथा बच्चों तथा समुच्चय सी के अवयव कौन है 11, 12 और 13, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आप निकालिए बी यूनियन सी, क्योंकि बच्चों बी यूनियन सी में क्या आएगा,
बी या सी के अवयव। सम्मिलन में हम क्या करते हैं, जिन दो समुच्चयों का सम्मिलन करते हैं उनके सारे अवयव आते हैं, उभयनिष्ठ वाले और जो उभयनिष्ठ नहीं है वो भी। तो बी यूनियन सी में आ जाएगा 9, 10, 11, 12 और 13 बच्चों। इसलिए आप कर सकते हैं ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए का कार्तीय गुणन कीजिए बी यूनियन सी के साथ। तो पहले 7 के साथ ये अवयव लेके क्रमित युग्म बनाइए, फिर 8 के साथ और फिर 9 के साथ। सीधा सा तरीका है, तो ये हो जाएगा 7,9, 7,9, 7,10, 7,11, 7,12, 7,13, फिर 8 के साथ बनाइए 8,9, 8,10, है ना, फिर 8,11, 8,12 और 8,13 बच्चों। फिर यही 9 के साथ बनाइए, तो 9,9, 9,10, 9,11, 9,12 बच्चों और 9,13, 9,13 यहाँ आ जाएगा 9,13। इस तरीके से आप ए क्रॉस बी यूनियन सी कर सकते हैं। फिर देखिए आरएचएस में आपको दे रखा है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो अब आप निकाल लीजिए, अब बच्चों आप निकाल लीजिए ए क्रॉस बी को। ए क्रॉस बी में कौन कौन आएगा, ए क्रॉस बी यानी कि ए और बी के अवयवों का क्रमित युग्म बना के लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 7,9, 7,9, 8,9 और 9,9, फिर 8, 7,10, 7,10, 8,10, 9,10, फिर 7,11, 8,11 और बच्चों 9,11। इस तरीके से 9,11 इस तरीके से बच्चों आप लिख दीजिएगा ये क्रमित युग्म। ठीक है, ये 9,11 तक। ये तो क्या आ जाएगा आपके पास ए क्रॉस बी। अब आप निकालिए ए क्रॉस सी बी। यहाँ ए क्रॉस सी भी निकालिए, ए और सी के अवयव का कार्तीय गुणन। तो 7 के साथ वो सब, फिर 8 के साथ और 9 के साथ। तो ये हो जाएगा 7,11, 7,12, 7,13 और फिर 8 के साथ 8,11, 8,12, 8,13, फिर 9,11, 9,12 और 9,13 बच्चों। इस तरीके से आप ए और सी का क्या कर लीजिए, कार्तीय गुणन कर लीजिए। अब आपको निकालना है इन दोनों का यूनियन। इसलिए बच्चों देखो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी बच्चों, इन दोनों का यूनियन का मतलब हो गया इन दोनों के अवयव, चाहे से वो उभयनिष्ठ हो चाहे से नहीं हो। तो देखिए पहले मैं उभयनिष्ठ अवयव बता देता हूं आपको। उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन से हैं, इन दोनों में 7,11, 8,11 और 9,11, 7,11, 8,11 और 9,11 क्या है, उभयनिष्ठ अवयव है। तो ये तो एक ही बार लिखने हैं, बाकी सब हमें लिखने ही लिखने हैं। तो ये आ जाएगा, देखो पहले तो 7 वाले लिख लो। 7 कोमा बच्चों 7,9, 7,10, 7,11, 7,12 और 7,13। ये तो 7 वाले हो गए। 7,9, 7,10, 7,11, 7,11 और फिर बच्चों 7,12 और 7,13। फिर ऐसे ही 8 वाले लिख लीजिए। 8,9, 8,10, 8,11, 8,12, फिर ये
8 और 13 का क्रमिक युग्म, फिर ऐसे ही 9 के साथ 9,11, 9 12, 9 13, 9 9 भी है, 9 10 भी है और 9 9 भी है बच्चों। क्रम का कोई ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे क्या जाएंगे, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी में। ये का यही बच्चों किस में था, ए क्रॉस बी यूनियन सी में था, इसलिए हम लिख देंगे। अब हम इसके आगे लिख देंगे, अतः ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर होता है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो प्रश्न संख्या 2 के माध्यम से हमने देखा कार्तीय गुणन को यूनियन इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ सम्मिलन पर क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ये बंटनता नियम का क्या करते हैं बच्चों, पालन करते हैं। इस तरीके से आप सत्यापित कर दीजिएगा प्रश्न संख्या 2 के भाग 2 को भी। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी बच्चों, अगर आपको सर्वनिष्ठ सम्मिलन और कार्तीय गुणन की परिभाषाएं अच्छे से पता है तो। चलिए फिर आगे अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन से समीकरण फलन प्रदर्शित करते हैं प्रत्येक स्थिति में x बिलोंग्स टू r है। x बिलोंग्स टू r यानी कि प्रांत में क्या है, प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कौन से फलन है, कौन से समीकरण है जो फलन को परिभाषित करते हैं बच्चों, फलन को प्रदर्शित करते हैं। तो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए फलन की परिभाषा। एक संबंध f ए से बी में क्या कहलाता है, फलन कहलाता है यदि बच्चों ए का प्रत्येक अवयव केवल और केवल बी के केवल और केवल एक अवयव से यानी कि अद्वितीय अवयव से क्या हो, संबंधित हो। ए का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए और एक अवयव की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, एक एक्स के लिए दो वाई नहीं होने चाहिए। तब हम क्या कहेंगे कि दिया गया जो समीकरण है वो एक फलन को प्रदर्शित करता है। तो यहां देखिए क्लियरली आपसे कहा गया है कि x का मान 4/5 नहीं ले सकते, जबकि x का मान 4/5 वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आता है। तो अगर इस समीकरण को फलन होना है बच्चों, तो फिर इस x बिलोंग्स टू r के लिए तो ये संबंध क्या है, फलन नहीं है। हम लिखेंगे कैसे अपनी बात को, देखिए यहां देखिए दिया गया समीकरण, देखिए बच्चों सबसे पहले लिख लीजिए हल में दिया गया समीकरण क्या है, y बराबर 2x प्लस 3/4 - 5x। और बच्चों x का मान नहीं होना चाहिए 4/5, क्योंकि अगर x का मान आप 4/5 लेंगे तो यहाँ अपोन में बनेगा 0 और ये फिर समीकरण क्या होगी, परिभाषित ही नहीं होगी। हमें जांच करके बताना है कि क्या ये समीकरण एक फलन को प्रदर्शित करता है। क्या फलन को कब प्रदर्शित करेगा, जब प्रत्येक x के लिए कोई ना कोई क्या हो, y अद्वितीय रूप से विद्यमान हो। तो यहां देखिए x की जगह 4/5 के अलावा आप कुछ भी ले लीजिए, कोई ना कोई आपके पास y जरूर मिलेगा। तो हम लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक x बिलोंग्स टू r माइनस 4/5, 4/5 के अलावा जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं के लिए y बिलोंग्स टू r अद्वितीय विद्यमान है। इसलिए दिया गया समीकरण, हम बच्चों कहेंगे दिया गया समीकरण एक फलन को प्रदर्शित करता है। ये एक फलन को प्रदर्शित करता है क्योंकि प्रत्येक x बिलोंग्स टू r - 4/5 के लिए y बिलोंग्स टू r अद्वितीय रूप से विद्यमान है। अगर आपसे कोई पूछे
क्या पूरे हर एक x बिलोंग्स टू r के लिए ये समीकरण फलन है क्या? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि x बराबर 4/5 की कोई भी इमेज नहीं है, कोई भी प्रतिबिंब नहीं है। हर एक का प्रतिबिंब होना चाहिए ना, तो पूरे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए तो ये फलन नहीं है, लेकिन r-4/5 के लिए ये क्या है? ये बच्चों, ये जो फलन है, ये जो समीकरण है वो क्या है? फलन है। चलिए आगे इसी का भाग देखिए अगला। यहां पर हल में आप लिखिए, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, और दिया गया समीकरण है y बराबर 3/x, और x का मान क्या नहीं लेना बच्चों? 0 नहीं लेना। तो x का मान अगर आप 0 नहीं लेंगे और कोई लेंगे तो हर एक x के लिए क्या है? y विद्यमान है। हम लिख देंगे क्योंकि प्रत्येक प्रत्येक x बिलोंग्स टू r-0 के लिए, r-0 के लिए बच्चों, r-0 के लिए y बिलोंग्स टू r अद्वितीय रूप से विद्यमान है, अद्वितीय विद्यमान है। अतः अतः दिया गया समीकरण क्या है? फलन को प्रदर्शित करता है। हम कहेंगे दिया गया समीकरण एक फलन को प्रदर्शित करता है। अतः दिया गया समीकरण एक फलन को, एक फलन को प्रदर्शित करता है। दिया गया फलन एक, दिया गया समीकरण एक फलन को क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। इसी तरीके से अगला देखिए बच्चों, यहां पर हल में लिख लीजिए सबसे पहले, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, और दिया गया समीकरण क्या है? y इक्वल टू 3/x² - 16, और x नॉट इक्वल टू है 4 और -4। x के स्थान पर 4 और -4 मत सोचिए, उसके अलावा कुछ और सोचिए। तो हर एक x के लिए कोई ना कोई फिर y विद्यमान है बच्चों। तो हम लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक x बिलोंग्स टू r माइनस किस किस को हटाना है? 4 को और -4 को, के लिए बच्चों y बिलोंग्स टू r अद्वितीय विद्यमान है, विद्यमान है। अतः अतः यह एक फलन को, यह एक फलन को प्रदर्शित, फलन को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना? तो r-4 हो, 4, -4 हो बच्चों, तब तो ये समीकरण फलन को प्रदर्शित करेगा। अन्यथा अगर आप 4 और -4 को शामिल करेंगे तो फलन को प्रदर्शित नहीं करेगा। चलिए फिर अगला देखिए, यहां से आप कहेंगे बच्चों, देखिए दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या है? दिया गया समीकरण तो है आपके पास y इक्वल टू √(x-1), और x का मान क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो हर एक x के लिए क्या है? कोई ना कोई y है, जबकि x का मान क्या हो? 1 से बड़ा हो तब। इसलिए क्योंकि प्रत्येक x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू r, इसलिए इसलिए यह एक फलन को, एक फलन को निरूपित करता है या प्रदर्शित करता है। यह समीकरण फलन को प्रदर्शित करता है। सिर्फ आपको ज्यादा विचार नहीं करना, सिर्फ आपको ये देखना है कि दिए गए मानों के लिए, x के दिए गए मानों के लिए समीकरण में y आपको मिल रहा है क्या? अद्वितीय रूप से। अगर मिल रहा है तो फलन को प्रदर्शित कर रहा है, अदरवाइज
नहीं करेगा बच्चों। अगला देखिए यहां पर देखिए बच्चों हल, क्योंकि प्रत्येक प्रत्येक x बिलोंग्स टू r, यहां तो x के हर एक मान के लिए देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू r, वहां y बिलोंग्स टू r विद्यमान है, इसलिए इसलिए y बराबर 1/x² + 1 एक फलन को प्रदर्शित करता है। ये भी ये क्या है बच्चों, फलन को प्रदर्शित करता है। फिर देखिए आगे अगला, x² + y² बराबर कितना बच्चों, 25। तो अगर आप देखें हल में, आप यहां देखिए बच्चों, क्या हर एक x के लिए y है या एक x के लिए दो दो y है? ध्यान दीजिएगा, यदि आप क्या ले, x बराबर मान लीजिए, ले लीजिए 3, क्या ले लीजिए 3, तब 3² + y² बराबर कितना, 25। तो y² बराबर कितना, 16, यानी y बराबर कितना, +4 और -4। इसका मतलब 3 का प्रतिबिंब 4 भी है और -4 भी है। इसका मतलब हम कहेंगे x बराबर 3 के लिए y बराबर क्या है, 4 या -4। एक के लिए दो दो प्रतिबिंब, अतः x² + y² बराबर 25 एक फलन को प्रदर्शित नहीं करता। ये सिर्फ एक संबंध है, फलन को प्रदर्शित नहीं करता है, नहीं करता है। तो 5 तो प्रदर्शित कर रहे थे, तीसरे प्रश्न में के 5 भाग तो फलन को प्रदर्शित कर रहे थे, लेकिन छठा जो भाग है बच्चों x² + y² बराबर 25, ये फलन को प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि एक अवयव की दो दो आपको क्या मिल रहे हैं, प्रतिबिंब मिल रहे हैं। एक का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, एक x के लिए एक ही y होना चाहिए, तभी तो क्या होता है, फलन होता है। अदरवाइज तो फलन नहीं होता। तो हमने यहाँ पे मना किया कि ये फलन को प्रदर्शित नहीं कर रहा। इस तरीके से आप प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे बच्चों। फिर देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित फलनों के प्रांत तथा परिसर लिखिए। प्रांत यानी x के मान और परिसर यानी y के मान। फलन क्या होता है, x, y होता है। जो x के मान होते हैं वो तो होते हैं प्रांत, और जो y के मान होते हैं वो क्या होते हैं, परिसर। यहां देखिए हल बहुत आसान है बच्चों। बताइए प्रांत, बताइए प्रांत क्या होता है। x, y में जो x होते हैं वो सारे क्या होते हैं, प्रांत, यानी कि प्रथम घटकों का समुच्चय। तो प्रथम घटकों का समुच्चय बना लेते हैं, 0 है, फिर 2, फिर 4, फिर 6, ऐसे कैसे करते करते कहां तक, 100 तक। तो ये तो हो गया प्रांत। और परिसर क्या होता है बच्चों, परिसर होता है y, द्वितीय घटकों का समुच्चय। ये है 1, 3, 5, 7 और इस तरीके से कहां तक, 101 तक। कहां तक बच्चों, 101 तक। तो ये प्रांत और परिसर लिखना बहुत आसान है। आगे देखिए फिर इसी का भाग 2, बताइए प्रांत और परिसर। प्रांत तो हो जाएगा -2, -4, -6 एंड सो ऑन। और परिसर क्या हो जाएगा बच्चों, परिसर यहाँ हो जाएगा 4, 16, 36, 4 का स्क्वायर, फिर देखो -2 का स्क्वायर, फिर -4 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा, -8 का स्क्वायर, है ना। इस तरीके से आ जाएगा, ये परिसर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें भी। चलिए आगे यहाँ पर बताइए प्रांत और परिसर। तो प्रांत तो हो जाएगा बच्चों, प्रथम घटक लिखिए 1, 1/2, फिर 1/3, 1/4 और इस तरीके से। और परिसर क्या हो जाएगा परिसर यहाँ आपके पास हो जाएगा बच्चों, देखो 1, फिर -1, फिर 1, फिर -1। तो 1, परिसर में दो ही अवयव आएंगे। चलिए अगला यहाँ पर प्रांत, हल में आप बताइए प्रांत, प्रांत में कौन कौन आएगा,
प्रांत में आएगा -1, 3 और 4। और परिसर में कौन कौन आएगा बच्चों? परिसर में देखो, परिसर में आएगा -1, 0 और 2। द्वितीय घटक परिसर, प्रथम घटक प्रांत। अगला देखिए, यहां पर आपको प्रांत और परिसर बताना है। तो हल में प्रांत, तो देखिए प्रांत क्या हो जाएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो इस तरीके से प्रांत में तो कौन है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इस तरीके से ये तो हो गया प्रांत। और परिसर में कौन है? परिसर में देखिए बच्चों, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3 है ना। तो परिसर में कौन आएगा, 0 धनात्मक ही है, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। ठीक है, ये प्रांत और ये परिसर। सिर्फ देख के आपको बताना है प्रांत और परिसर, क्योंकि आपको फलन जो है बच्चों क्रमित युग्मों के रूप में दिए गए हैं। आगे देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित फलनों के प्रांत लिखिए। एफ एक्स बराबर दिया गया है एक्स क्यूब, एफ एक्स बराबर दिया गया है एक्स क्यूब, आपको बताना है प्रांत। क्योंकि एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स क्यूब है बच्चों। क्या कहीं कोई एक्स, ऐसा एक्स का मान है जिसके लिए एफ एक्स परिभाषित नहीं हो? नहीं है ना, ऐसी कोई वास्तविक संख्या नहीं है जिसके लिए एफ एक्स परिभाषित नहीं हो। हर एक संख्या का हम क्यूब निकाल सकते हैं। तो क्योंकि प्रत्येक के लिए एफ एक्स परिभाषित है, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए एफ एक्स परिभाषित है, तो यहां प्रांत क्या हो जाएगा, परिभाषित है। अतः प्रांत क्या हो जाएगा, सारी वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी, आर हो जाएगा, या आप लिख सकते हैं -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये अंतराल के रूप में आप लिख सकते हैं, तो ये प्रांत हो जाएगा। आगे देखिए, यहां पर x के स्थान पर आप 1 नहीं ले सकते और -1 नहीं ले सकते, बाकी सब कुछ ले सकते हैं। 1 और -1 नहीं ले सकते, नहीं तो यहाँ 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हल में, क्योंकि एफ एक्स बराबर 1/x² - 1, x बराबर 1 और -1 पर परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। अतः प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा बच्चों इनको छोड़कर सारी वास्तविक संख्याएं। तो r -1, तो ये हो जाएगा इसका प्रांत। प्रांत यानी x के मान क्या क्या हो सकते हैं, तो जो नहीं हो सकते उनको हटा लीजिएगा। अगला देखिए, यहां पर बच्चों एफ एक्स बराबर आपको क्या दिया गया है, √3x+1। और ये कब परिभाषित होगा, जब रूट में जो भी रखा गया है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो एफ एक्स बराबर 3x+1 परिभाषित होगा, परिभाषित होगा यदि, यदि बच्चों क्या रहे, 3x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे। इसका मतलब x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू -1/3 रहे बच्चों। इसलिए प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत बराबर हो जाएगा -1/3 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, इस तरीके से आप प्रश्न संख्या 5 के भाग सी को हल कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, वही रूट वाला, तो रूट के अंदर वाला क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और बटे में 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आप हल में लिखेंगे एफ एक्स बराबर 1/रूट में x+1 और x+6 परिभाषित होगा, ये फलन होगा यदि बच्चों, यदि क्या हो, x+1 गुणा x+6 ग्रेटर देन किसके हो, 0 के। इक्वल टू 0 नहीं चलेगा, यहाँ इक्वल टू 0 क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। नंबर लाइन पर दिखाइए इसके हलों को। तो यहाँ पर x इक्वल टू -1 और -6, तो ये -6 और ये -1। ठीक है, -1 से बड़ा कुछ सोचिए तो ये धनात्मक है, फिर ये अल्टरनेट साइन लगा देते हैं हम, प्लस माइनस प्लस बच्चों। तो देखिए यहाँ पर प्लस वाले चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमें प्लस वाले चाहिए। अतः प्रांत क्या हो जाएगा,
प्रांत हो जाएगा बच्चों, देखो -इन्फिनिटी से लेकर -6 तक, यूनियन -1 से लेकर इन्फिनिटी तक। इस तरीके से आप प्रांत लिख दीजिएगा, जिसके लिए ये धनात्मक होगा तभी तो ये परिभाषित होगा। धनात्मक किस किस के लिए है? -1 से बड़े हो या फिर -6 से छोटे मान हो x के। x के इन्हीं मानों के लिए होगा, और x के मान ही तो क्या होते हैं? प्रांत होते हैं। अगला देखिए सी का भाग ई, उसी तरीके से हल करेंगे बच्चों। लिखेंगे एफ एक्स बराबर 1 कितना है? रूट में x-1 और 2x-5 परिभाषित होगा, परिभाषित होगा यदि बच्चों क्या रहे? x-1 इंटू 2x-5 ग्रेटर देन क्या हो? 0। संख्या रेखा पर दिखाइए इसके हलों को। तो x बराबर 1, x बराबर 1 और x बराबर 5/2। अल्टरनेट चिन्ह लगा लीजिए, अल्टरनेट चिन्ह लगा लीजिए। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस बच्चों, ये प्लस, ठीक है। तो यहाँ से प्लस वाले क्या हो जाएंगे? हमारे प्रांत हो जाएंगे। लिख देंगे अतः प्रांत, प्रांत हो जाएगा -इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 5/2 टू इन्फिनिटी बच्चों, ठीक है। इस तरीके से आप प्रांत लिख देंगे। x के वे मान जिसके लिए ये असमीका क्या हो? संतुष्ट हो, वही तो हमारा प्रांत होगा। तो ये इस मानों के लिए हम लिख देंगे कि प्रांत है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, अब प्रश्न संख्या 6 क्या कहा गया है? निम्नलिखित फलनों के परिसर लिखिए। परिसर यानी y के मान क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि x के कौन से मानों के लिए y परिभाषित है, y के मान आपको बताने हैं। तो देखिए यहाँ पर हल में आप लिखेंगे, क्योंकि y बराबर आपको दे रखा है 3x प्लस 2 और x किस में है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहाँ से आप x निकालिए, x बराबर हो जाएगा y माइनस 2/3। तो y का कौन सा मान नहीं रख सकते? कोई भी मान रख दीजिए, कोई ना कोई आपको x मिल जाएगा। y के यहाँ सारे मान रख सकते हैं, इसलिए परिसर क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। कोई भी वास्तविक संख्या चलेगी y में। आगे देखिए यहां पर y बराबर कितना है? 1/x-2 है, और x का मान क्या नहीं है बच्चों? x का मान 2 नहीं लेना, 2 के अलावा कुछ भी ले सकते हो। तो यहां से x निकालिए, x बराबर हो जाएगा 1/y+2। अगर x क्या है बच्चों? वास्तविक संख्या है, तो फिर y 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 1/0। तो 0 के अलावा y कुछ भी हो सकता है, इसलिए परिसर हो जाएगा r-0। परिसर हो जाएगा r में से हम 0 को हटा लेंगे। 0 के अलावा समस्त वास्तविक संख्या इसका परिसर होगी। फिर देखिए बच्चों भाग सी, यहाँ y बराबर आपको दे रखा है x-1/x+1, और x कहाँ से लेना है? इस समुच्चय से लेना है। x का मान क्या क्या हो सकता है? 0, 2, 3, 5, 7 या 9। तो x के इन मानों के संगत जो y के मान होंगे बच्चों, वही हमारे लिए क्या होंगे? इस फलन का परिसर होंगे। देखिए हल में आप लिखिएगा, यहाँ y बराबर तो दे रखा है x-1/x+1, तथा x बिलोंग्स टू दे रखा है आपको 0, 2, 3, 5, 7 और 9। अतः परिसर हो जाएगा बच्चों, परिसर यहां से आप लिख देंगे परिसर, x के मान रखते जाइए, y के मान मिलते जाएंगे आपको। x के स्थान पर 0 रखिए तो ये आपको मिलेगा -1। x के स्थान पर 2 रखिए तो ये आपको मिल जाएगा 1/3। x के स्थान पर 3 रखिए बच्चों तो ये आपको मिल जाएगा 2/4। x के स्थान पर 5 रखेंगे तो 4/6, 7 रखेंगे तो 6/8, और 9 रखेंगे बच्चों तो 8/10 आपको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा परिसर, जिसको आप अगर काट के लिखेंगे बच्चों, सरल करके लिखेंगे, तो ये आपके पास -1, 1/3, 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5 आपको मिलने वाला है। तो ये हो जाएगा परिसर, ठीक है। चलिए अब आगे
इसी का भाग डी देखेंगे बच्चों। भाग डी में y बराबर आपको दे रखा है 2/√x, और x क्या है, r पॉजिटिव है, यानी कि x धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, या हम कह सकते हैं सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं के मान है x। ठीक है, तो यहां पर आप लिखिएगा हल में, यहां y बराबर कितना दे रखा है, 2/√x दे रखा है। x भी, दो भी धनात्मक है और रूट में x भी क्या है बच्चों, धनात्मक है, तो y भी क्या आएगी, कोई ना कोई धनात्मक वास्तविक संख्या आएगी। यहां से आप लिख सकते हो, यहां से आप बच्चों फिर देखिए लिख सकते हो √x बराबर 2/y, और यहां से x बराबर आ जाएगा 4/y²। ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर आप देखोगे तो यहाँ पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव y हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो y हमेशा क्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या है। और यहां से आप देख सकते हैं कि y का मान कभी भी 0 नहीं होगा, अतः परिसर परिसर हो जाएगा कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या r पॉजिटिव, या अंतराल के रूप में लिखे तो 0 to ∞, ये हो जाएगा परिसर बच्चों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 7, नीचे दिए गए फलनों के ग्राफ खींचिए। हमसे कहा गया है जो फलन दिए गए हैं उनके ग्राफ खींचिए। भाग ए में आपको फलन दे रखा है y बराबर x² प्लस 3x बिलोंग्स टू r। जब भी किसी फलन का बच्चों आपको ग्राफ खींचना हो तो आपको दो काम करने होंगे। पहला काम, x के संगत y के मानों की सारणी बनानी होगी। x के संगत y के मानों की सारणी, जैसे इस प्रश्न में मैं बनाता हूं, इस प्रश्न में मैं बनाता हूं बच्चों, x के संगत y के मान, x की जगह 0 रखिए, y का मान कितना जाएगा 3। फलन में रखिए x की जगह 0, x की जगह -1 रखिए तो फलन में y का मान आ जाएगा 4। 1 रखोगे तो भी 4 आएगा, -2 रखोगे तो देखो -2 का स्क्वायर 4 और 3 7, और +2 रखोगे तो भी कितना 7। इस प्रकार से आप सारणी बनाएंगे। सारणी से क्या आपको मिलेंगे, ग्राफ पर बिंदु, ग्राफ पर स्थित बिंदु हो जाएंगे, आपको स्थित बिंदु मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ कौन कौन से बिंदु मिल गए आपको, 0,3 मिल गया, -1,4 मिल गया, 1,4 मिल गया इत्यादि। ठीक है ना, ये आपको बिंदु मिल जाएंगे। तो दूसरा काम आपका क्या हो जाएगा, बिंदु आलेखित करना। दूसरा काम क्या, बिंदु आलेखित करना। बिंदुओं को हम ग्राफ पे दिखाएंगे, है ना, और बिंदु आलेखित करने के बाद में आपको मिल जाएगा फलन का ग्राफ, कैसे, इन बिंदुओं को मिलाने से। ठीक है, देखिए भाग ए का हल। हल में जैसा कि मैंने आपको कहा, x के संगत y के मानों के लिए सारणी आप बनाएंगे। फिर दूसरा काम, इन बिंदुओं को आलेखित करेंगे, -4,19, -3,12, ठीक है ना, -2,7, -1,4, 0,3, 1,4, इन मानों को आप ग्राफ पे दिखाएंगे। तो देखो 0,3 हो गया, ये 1,4 हो गया, 2,7 हो गया, 3,12 हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 19, ये मान दिखा दिए। और इधर -1,4, -2,7, -3,12, -3,12 और -4,19, इन सभी मानों को दिखाएंगे। और जब आप बच्चों इनको मिलाएंगे इस प्रकार से, तो ये आपको y बराबर x² प्लस 3 का आलेख मिल जाएगा। किस प्रकार का आलेख है ये है परवलय के आकार का, परवलयाकार आलेख हम बच्चों इसको कहते हैं, है ना, आसान ग्राफ बनाना। चलिए आगे, अगला भाग भी देखिए। यहाँ पर y बराबर दे रखा है 1/x-2। हमारा काम वही है, सबसे पहले हम x के संगत y मानों के लिए क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे बच्चों। इस प्रकार से
x के संगत y के मानों के लिए आप सारणी बनाएंगे। इन बिंदुओं को आप ग्राफ पे दिखाएंगे और ग्राफ पे दिखाने के बाद आप इनको मिलाकर अभिष्ट आलेख प्राप्त कर लेंगे। यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे जैसे x के मान बढ़ रहे हैं, x के मान बढ़ने पर y के मान क्या हो रहे हैं, ये y के मान देखो -1/6, -1/5, -1/4, -1/3, -1/2, -1 और फिर 1, फिर आधा। तो ये y के मान क्या होते हैं, y के मान घट रहे हैं, यानी कि आलेख जो है हासमान प्रकार का आलेख बनेगा। ये फलन हासमान फलन है, हासमान प्रकार का आलेख बनेगा। यहां देखिए x का मान जैसे आप 2 रखेंगे, फलन क्या रहेगा, अपरिभाषित रहेगा। तो जब आप x बराबर 2 वाली लाइन खींचेंगे ना बच्चों, तो इस पर फलन अपरिभाषित है, इस पर फलन अपरिभाषित रहेगा। x का मान बढ़ने पर y का मान कम हो रहा है, तो x का मान बढ़ने पर y का मान कम होते जाएगा और बच्चों x का मान बढ़ने पर y का मान कम होता जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का आलेख आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। ये हो जाएगा y बराबर x1/x-2 का आलेख। x बराबर 2 पर फलन क्या है बच्चों, अपरिभाषित है। इधर भी देखो -इन्फिनिटी पे जाके टच होगा, इधर भी +इन्फिनिटी पे जाके टच होने वाला है, यानी कि x बराबर 2 पर ये ग्राफ बच्चों कहीं पे भी टच नहीं होगा। अपरिभाषित है, इसका मतलब ये अनंत पे जाके स्पर्श हम इसको मानते हैं, यानी कि ये कहीं पर भी किसी भी वास्तविक मान के लिए तो इसको स्पर्श नहीं करने वाला है। चलिए आगे अगला देखिए बच्चों, y बराबर x-1/x+1। अभी हमने इस फलन का परिसर भी ज्ञात किया था। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो वही x तथा y के मानों के संगत हम सारणी बनाएंगे और इन मानों को हम ग्राफ में दिखाएंगे बच्चों। लेकिन अब इन मानों को हम ज्वाइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमने जो मान निकाले हैं वही मान क्या है बच्चों, प्रांत के बिंदु है। यहाँ पर प्रांत में सिर्फ यही बिंदु है, सारी वास्तविक संख्याएं नहीं है। तो सिर्फ हमें ये बिंदु दिए गए हैं प्रांत में, तो ग्राफ में भी हमें सिर्फ क्या करने हैं, बिंदु ही दिखाने हैं। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे बच्चों, तो इस प्रकार के बिंदु आपको देखने को मिलेंगे। आप इनको ज्वाइन नहीं करेंगे, आप इनको ज्वाइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बच्चों प्रांत में ये बिंदु अलग अलग हैं, सारी वास्तविक संख्याएं नहीं है। 2 और 3 के बीच में कोई x है ही नहीं, तो कोई y भी नहीं होगा। चलिए आगे, अब आगे बढ़िए बच्चों, देखिए इसका भाग dy बराबर 1/√x का जब आपको ग्राफ बनाना है तो बहुत आसान है। x क्या है, सारी वास्तविक संख्याएं हैं धनात्मक, सारी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। तो x का मान आप 1, 4, 9, 16, 25, 36 रखेंगे, तो y का मान 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 इस प्रकार से मिलेगा। और जब आप बच्चों इनको ग्राफ में दिखाएंगे तो ये y बराबर 1/√x का ग्राफ आपको मिलेगा। x के मान बढ़ने पर y के मान कम हो रहे हैं, तो ये किस प्रकार का फलन है, हासमान फलन है बच्चों। ये किस प्रकार का फलन है, हासमान फलन है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 मात्राएं नहीं लगानी है आपको। हासमान फलन, ठीक है ना, हासमान फलन बच्चों, ये किस प्रकार का फलन है, हासमान फलन है। इस प्रकार से आप ग्राफ बना सकते हैं। फिर बढ़ते हैं बच्चों आगे, देखिए अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 बच्चों, यहां पर आपको कहा गया है निम्नलिखित में कौन कौन से ग्राफ फलन प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों फलन की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, y एक्स के समांतर रेखा खींचते हैं। अगर y एक्स के समांतर खींची गई रेखा ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं पर काटती है, तो हम कहेंगे कि फलन प्रदर्शित नहीं कर रहा, क्योंकि x के संगत 2 प्रतिबिंब फिर हो जाते हैं। तो आप सिर्फ लाइन खींचकर देखनी है, अगर एक ही जगह काट रहा है तो फलन प्रदर्शित करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यहाँ देखिए अगर मैं y के समांतर रेखाएं खींचता हूं, तो ये इस फलन के ग्राफ को केवल एक जगह काट रही हैं, कहीं पर भी खींच के देख लीजिए। तो फिर ये ग्राफ फलन को प्रदर्शित करता है, ए वाला प्रदर्शित करता है बच्चों। आगे देखिए यहां पर ये x के इस मान के लिए 2-2 y हैं, 2-2 y हैं, तो ये वाला b वाला ग्राफ फलन को प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि
वाई एक्स के समांतर खींची गई रेखा फलन के ग्राफ को दो बिंदुओं पर काट रही है, एक से अधिक बिंदु पर काटती है, तो फिर हम कहते हैं कि ग्राफ फलन का नहीं है। चलिए आगे यहां पर सी में देखिए बच्चों, आप समांतर रेखाएं खींच लीजिए, ग्राफ को केवल एक बिंदु पर ही काटती है, ये वाली भी एक जगह ही काट रही है, ये भी एक जगह, ये भी। कोई भी समांतर रेखा ग्राफ को एक ही जगह काट रही है तो ये क्या है, फलन को प्रदर्शित कर रहा है। तो बी वाला नहीं कर रहा था, सी वाला फलन को प्रदर्शित कर रहा है। यहां देखिए जब आप ये वाली समांतर रेखा खींचेंगे तो ये देखो कितनी जगह काट रहा है ना, बहुत सी जगह काट रहा है। यहां पर भी ये समांतर रेखा ग्राफ को कई बिंदुओं पर काट रही है, तो डी फलन को प्रदर्शित नहीं करता है, ये ग्राफ फलन को प्रदर्शित नहीं करता है। बार बार मैं कह रहा हूं बच्चों कि अगर आपको चेक करना है कि दिया गया ग्राफ फलन को प्रदर्शित करता है तो कैसे जांचेंगे, वाई एक्स के समांतर रेखा खींचेंगे। अगर वाई एक्स के समांतर खींची गई कोई भी रेखा अगर फलन को एक से अधिक बिंदुओं पर, ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं पर काट रही है बच्चों, तो हम कहेंगे कि दिया गया ग्राफ किसी फलन का नहीं है, वो ग्राफ फलन को प्रदर्शित नहीं करता है। चलिए आगे ई में देखिए बच्चों, यहां पर ये सारी रेखाएं एक ही जगह पे काट रही हैं, एक ही जगह पे काट रही हैं। याद कीजिए सिग्नम फंक्शन चिन्ह फलन जब हमने पढ़ा था तो इस प्रकार का ग्राफ हमने देखा था, तो ये चिन्ह फलन का ग्राफ है बच्चों, तो ये भी फलन को प्रदर्शित करता है। आगे देखिए यहां पर कोई भी रेखा खींच लीजिए, केवल एक जगह पे काट रहा है तो ये भी प्रदर्शित करता है फलन को। आगे जी में देखिए ये भी फलन को क्या कर रहा है बच्चों, प्रदर्शित कर रहा है। तो कौन कौन से प्रदर्शित कर रहे हैं फलन को, डी नहीं कर रहा, बी नहीं कर रहा, ए कर रहा है, बी नहीं, सी कर रहा है, डी कर रहा है, ई डी नहीं कर रहा है बच्चों, डी फलन को प्रदर्शित नहीं करता, डी में जो ग्राफ है वो ई कर रहा है, एफ कर रहा है, जी कर रहा है। तो हम लिखेंगे हल में ए सी ई एफ और जी फलन के ग्राफ को प्रदर्शित करते हैं, और जो रह गए बी और डी वो किसी भी फलन के ग्राफ नहीं हो सकते हैं बच्चों। क्लियर, आगे बढ़िए और अब देखिए प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित फलनों में कौन से परिमेय फलन हैं। परिमेय फलन किसे कहते हैं बच्चों, एक फलन एफ एक्स परिमेय कहलाता है यदि gx अपॉन hx हो, और ये gx और hx क्या होने चाहिए, ये भी बहुपद होने चाहिए, ये क्या होने चाहिए, बहुपद होने चाहिए। तो अगर बहुपद बटे बहुपद लिखा हुआ है तो फिर क्या है, परिमेय फलन है, अदरवाइज नहीं है बच्चों। यहां देखो 2x + 3 एक रेखिक बहुपद है, ये x + 2 ये भी रेखिक बहुपद है। तो यहां पर आप हल में लिखेंगे परिमेय फलन, ये क्या है, परिमेय है, परिमेय फलन है, ठीक है ना। तो ये ए वाला तो परिमेय फलन है। आगे देखिए यहां पर क्या ये परिमेय फलन है, x तो बहुपद है लेकिन ये √x बहुपद नहीं होता बच्चों। बहुपद में x की घात क्या होनी चाहिए, प्राकृत संख्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, यानी x की घात 1 2 3 4 5 गिनती वाली संख्याएं होनी चाहिए। यहाँ पर तो x की घात 1/2 है, तो b के लिए हम बोलेंगे कि ये परिमेय फलन नहीं है। यहाँ पर देखिए बहुपद x + 2 बहुपद है, x² + 4x + 4 ये भी बहुपद है, तो ये fx क्या है, परिमेय फलन है बच्चों। आगे देखिए y = x, ये क्या होता है बच्चों, ये तत्समक फलन होता है। याद कीजिए तत्समक फलन, क्या ये परिमेय फलन है, बिल्कुल ये परिमेय फलन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बहुपद बटे बहुपद नहीं है, इसके बटे में तो 1 है, तो ये इसके लिए हम बोलेंगे कि ये बहुपद परिमेय फलन नहीं है बच्चों। आगे प्रश्न संख्या 10 देखिए, अब निम्नलिखित फलनों में कौन से बहुपद फलन है। तो क्या ये बहुपद फलन है, x² √3x + 1, x की घात यहाँ 2 है, यहाँ x की घात 1 है, तो ये बहुपद फलन है बच्चों, ठीक है। फिर यहाँ देखिए x² + 2 का होल, इस x + 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, x² +
4x प्लस 4 जो कि क्या है, बहुपद फलन है बच्चों। यहां पर 3 माइनस एक्स माइनस 2x³ माइनस एक्स की घात 4, तो ये भी क्या है, बहुपद फलन है, क्योंकि x की सारी घातें क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। यहां पर ये बहुपद नहीं है क्योंकि x की घात क्या है, 1/2 है, तो ये बहुपद फलन नहीं है। ठीक है, फिर देखिए बच्चों ई में, यहां पर ये भी बहुपद फलन नहीं है क्योंकि रूट लगा हुआ है। x की घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, और ये सारे करणी वगैरह चिन्हों से मुक्त भी होना चाहिए बच्चों। चलिए आगे, अब देखिए प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित फलनों में कौन से सम फलन है और कौन से विषम फलन है। सम और विषम की जांच कैसे करते हैं बच्चों, देखो हल में, हल ए देखो, यहाँ एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर दे रखा है √9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ माइनस एक्स देखिए यह क्या हो जाएगा, 9 माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर, जो कि क्या होता है, √9 माइनस एक्स स्क्वायर ही होता है। यानी कि ये आपको एफ एक्स ही मिल गया, क्योंकि क्योंकि बच्चों एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है, इसलिए एफ एक्स एक कैसा फलन है, सम फलन है, सम फलन है। अगर क्या आता, माइनस एफ एक्स आता तो हम बोलते विषम फलन। यहां पर देखिए एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो कि क्या है, एफ एक्स ही है। इसलिए बच्चों आप बोलेंगे क्योंकि एफ ऑफ एक्स बराबर है, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर है एफ ऑफ एक्स के, इसलिए एफ एक्स क्या है, एफ एक्स एक सम फलन है, एफ एक्स क्या है, एक सम फलन है बच्चों। फिर आगे अगला देखिए बच्चों, सी एफ एक्स बराबर क्या, मोड ऑफ एक्स, तो हल में आप लिखेंगे एफ एक्स बराबर क्या है, मापांक फलन है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, मोड ऑफ माइनस एक्स, यानी कि मोड ऑफ एक्स। तो ये भी क्या है बच्चों, यहां पर भी एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स है, इसलिए एफ एक्स एक क्या है, सम फलन है, ये क्या है, सम फलन है। अगला देखिए बच्चों, फिर इसी का भाग डी, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स की घात 5, तो आप हल में निकालिए, एफ एक्स तो आपको दे रखा है एक्स माइनस एक्स की घात 5, तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रख देंगे, तो माइनस एक्स की घात कितना, 5, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस माइनस एक्स की घात 5 बच्चों, और ये आ जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद में एक्स माइनस एक्स की घात 5, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो आप कहेंगे क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर है माइनस ऑफ एफ एक्स, इसलिए एफ एक्स एक किस प्रकार का फलन है, इस बार ये बच्चों विषम फलन है। किस प्रकार का फलन हो गया, ये विषम फलन हो गया। ठीक है ना, समझ में आया। चलिए फिर अगला देखिए, यहाँ पर ई बच्चों, यहाँ पर आपको एक फलन का ग्राफ दिया गया है और आपको बताना है कि ये ग्राफ सम फलन को प्रदर्शित करता है या विषम फलन को प्रदर्शित करता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कोई ग्राफ सम फलन को कब प्रदर्शित करता है, सम फलन को प्रदर्शित करेगा अगर मूल बिंदु के सापेक्ष क्या हो, मूल बिंदु के सापेक्ष सममित हो, यानी कि मूल बिंदु के सापेक्ष सममित होने का अर्थ है बच्चों, मूल बिंदु के एक तरफ ग्राफ जैसा है वैसा ही दूसरी तरफ होना चाहिए। यहां देखिए ये आपके पास मूल बिंदु है और मूल बिंदु के ऊपर की ओर देखिए धनात्मक वाई एक्सिस की ओर ग्राफ दिया गया है। फिर
अगला ग्राफ आपको, अगर हम मूल बिंदु से आगे चले पॉजिटिव एक्सेस की तरफ देखें तो माइनस वाई की तरफ वैसा ही ग्राफ दिया गया है। तो ये जो है बच्चों मूल बिंदु के सापेक्ष सममित नहीं है। देखिए मूल बिंदु के इधर तो ग्राफ ऊपर है और इधर ग्राफ क्या है, एक्स अक्ष के नीचे है। अगर ये एक्स अक्ष के ऊपर इस प्रकार का होता तब हम कहते कि समफलन है। इस केस में हम क्या कहेंगे कि ये फलन कैसा है, विषम फलन है। ये ग्राफ किसका है, विषम फलन का है। ग्राफ किसका है, विषम फलन का। ठीक है, तो डी में भी विषम फलन और ई में भी विषम फलन। आगे देखिए यहां पर मूल बिंदु, ग्राफ मूल बिंदु के ऊपर की ओर ही है। मूल बिंदु से ऋणात्मक एक्स एक्सिस की तरफ जैसा ग्राफ है वैसा ही क्या है, धनात्मक एक्स एक्सिस की तरफ है। तो ये कैसा फलन हो गया, ये हो गया बच्चों सम फलन। कैसा फलन हो गया, सम फलन ये हो गया। फिर देखिए आगे जी में देखिए मूल बिंदु के इधर की तरफ जैसा ग्राफ है वैसा ही ग्राफ इधर भी है बच्चों। लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर आप y एक्स के समांतर रेखा खींचेंगे, y एक्स के समांतर रेखा खींचेंगे तो आप पाएंगे कि एक ही एक्स की कई सारी इमेज है। तो जी में ये बच्चों क्या है, कोई फलन ही नहीं है। तो इसका सम या विषम होना तो दूर की बात है। तो ये न तो सम है और न विषम है क्योंकि ये फलन ही नहीं है। अतः बच्चों प्रश्न संख्या 11 के उत्तर में आप लिखेंगे, 11 के हल में आप लिखेंगे, पहले तो आप बताएंगे कि समफलन कौन कौन है। समफलन कौन कौन है, समफलन है बच्चों ए बी सी, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ और जी तो ना तो सम है ना विषम है। तो यहां हम लिखेंगे विषम फलन। विषम फलन कौन कौन से हैं, विषम फलन है डी और ई बच्चों, विषम फलन है डी और ई। जी में जो ग्राफ है वो ना तो सम का है न ही विषम का है बच्चों। क्लियर हो गई बात। चलिए फिर आगे अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न संख्या 12, माना एक फलन f, एफ इस प्रकार से है कि एफ एक्स बराबर क्या है, 5x² प्लस 2 x बिलोंग टू आर से परिभाषित है। एफ के अंतर्गत 3 का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। एफ के अंदर 3 का प्रतिबिंब एफ ऑफ 3 आपको ज्ञात करना है। तो एफ ऑफ 3 हो जाएगा 5 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बच्चों एफ ऑफ एक्स आपको क्या दे रखा है, 5x² प्लस 2। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 पंचे 45 प्लस 2 अर्थात बच्चों 47। तो 3 का प्रतिबिंब क्या है, 47। 30 किससे संबंधित है, 3 किससे संबंधित है बच्चों, 47 से संबंधित है। चलिए आगे f ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ 2 ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्योंकि एफ एक्स आपको क्या दे रखा है, 5x² प्लस 2 दे रखा है। तो एफ ऑफ 3 तो आपके पास आ जाएगा 5 गुणा 3 का स्क्वायर प्लस 2 अर्थात ये तो आ गया 47। एवं बच्चों एफ ऑफ 2 आपके पास आ जाएगा 5 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 2, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 पंजे 20 और 2 22। इसलिए बच्चों एफ ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ 2 बराबर आ जाएगा 47 गुणा 22। 22 सत्य होता है 154, हासिल 15, 22 चौक 88 और 15 कितना हो जाएगा 88 और 15 देखो 88 और 5 तो होता है कितना 93, उसमें 10 और जोड़ोगे तो 103। तो ये आ जाएगा 1034 बच्चों, कितना आ जाएगा 1034। फिर देखिए बच्चों आगे x ज्ञात कीजिए जबकि f ऑफ x किसके बराबर हो, 22 के। तो हल देखिए यहां पर बहुत आसान सा हल है, 5x² प्लस 2 इक्वल टू कितना दे रखा है 22। ठीक है, यहां से 5x² इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 और x² कितना आ जाएगा 4, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस और माइनस 2। तो x के मान क्या क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर प्लस माइनस 2 आ जाएगा। प्लस का 2 भी हो सकता है x की जगह और माइनस का 2 भी हो सकता है क्योंकि x क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या है बच्चों, x बिलोंग्स टू r है। इस तरीके से प्रश्न संख्या 12 का भाग 3 आप हल कर लेंगे। फिर देखिए बच्चों अगला प्रश्न संख्या 13, माना एफ एक्स बराबर क्या है, x प्लस 2 है और जी एक्स क्या है
2x माइनस 3 दो वास्तविक फलन है, निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। f प्लस जी ज्ञात करना है, तो फलनों का योग कैसे करते हैं बच्चों, हम सीधा जोड़ लेते हैं। f प्लस जी ऑफ x बराबर क्या होता है, f ऑफ x प्लस जी ऑफ x होता है। इसलिए f प्लस जी हो जाएगा बच्चों, देखो x प्लस 2 में आप जोड़ लीजिए 2x माइनस 3, यानी कि आ जाएगा 3x माइनस 1। कितना आ जाएगा, 3x माइनस 1। f माइनस जी क्या होता है बच्चों, f माइनस जी ऑफ x क्या होता है, ये होता है f ऑफ x माइनस जी ऑफ x। इसलिए यहां से f माइनस जी बराबर आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 3, तो यह जाएगा माइनस x प्लस 5। कितना आ जाएगा, माइनस x प्लस 5 आ जाएगा। f डॉट जी ज्ञात करना है, मतलब गुणा करना है बच्चों। तो गुणा कैसे करेंगे, f डॉट जी ऑफ x क्या होता है, वो होता है एफ एक्स डॉट जी ऑफ x, ठीक है ना। ये कैसे निकालते हैं बच्चों, इस तरीके से गुणा कर लेते हैं हम। तो f डॉट जी यहां से हो जाएगा आपके पास x प्लस 2 गुणा 2x माइनस 3, तो यह जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x माइनस 6, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बच्चों। फिर देखिए इसी का अगला भाग यहां आपको ज्ञात करना है। देखिए f अपॉन जी ज्ञात करना है, तो f अपॉन जी क्या हो जाएगा बच्चों, एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो जाएगा। एफ एक्स क्या है, x प्लस 2 है, जी एक्स क्या है, ये है आपके पास 2x माइनस 3। और यहाँ बच्चों x बराबर नहीं होना चाहिए 3/2, यहाँ x बराबर क्या नहीं ले सकते, 3/2 नहीं ले सकते। फिर आगे देखिए बच्चों, अब प्रश्न संख्या 14, यदि एफ एक्स बराबर क्या हो 2x प्लस 5 और जी एक्स बराबर क्या हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो, दो वास्तविक फलन है, तो निम्नलिखित फलनों को ज्ञात कीजिए। f प्लस जी ज्ञात करना है, तो f प्लस जी बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स हो जाएगा क्या, जोड़ लीजिए 2x प्लस 5 में किसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। फिर देखिए f माइनस जी ज्ञात करना है अब आपको, तो f माइनस जी क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स हो जाएगा। एफ एक्स कितना दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 माइनस जी एक्स बोले तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 5 माइनस माइनस 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6। तो ये f माइनस जी आ जाएगा बच्चों। इसी तरीके से f इंटू जी निकालना है, तो f इंटू जी क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा, यानी कि आपको 2x प्लस 5 को गुणा कर देना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, तो ये आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5। थोड़ा अरेंज करके लिख देंगे तो 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ये आपके पास आ जाएगा f डॉट जी बच्चों, ठीक है ना, गुणन आ जाएगा दो फलनों का। फिर आपको निकालना है f अपॉन जी बच्चों। f अपॉन जी कैसे निकालते हैं, तो f अपॉन जी बराबर हो जाएगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो एफ एक्स कितना है 2x प्लस 5 है, जी एक्स कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। यहां पर बच्चों x की जगह क्या नहीं होना चाहिए 1 और -1, अन्यथा ये परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। तो देखिए अब आगे अगला इसी का भाग 5, जी अपॉन एफ निकालना है, तो जी अपॉन एफ क्या हो जाएगा, जी अपॉन एफ हो जाएगा जी एक्स अपॉन एफ एक्स, और जी एक्स क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एफ एक्स क्या है 2x प्लस 5 है। यहाँ पर x बराबर क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, -5/2
नहीं ले सकते, अन्यथा ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फलनों का योग, अंतर, गुणन और विभाजन कर सकते हैं बच्चों। ये थी आपके पास अभ्यास प्रश्नमाला 2 बच्चों। हमने अध्याय 2 की जो अभ्यास प्रश्नमाला है उसको पूरा हल कर लिया है। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्नों के उत्तर अब आपको अच्छे से आते हैं। मिलेंगे बच्चों अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए बच्चों। धन्यवाद।